नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जीएस वर्ड आईएएस की कोचिंग है, जिसका हम सेक्शनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 में हिस्ट्री को हमने कवर कर लिया। टेस्ट नंबर 2 था और ये पार्ट में बांटा था क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन थे। टेस्ट नंबर 2 में हमने ज्योग्राफी को कवर किया था। आज टेस्ट नंबर 3 है जिसमें इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। ये आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, और अगर आप कोई यूपीएसआई या यूपीपी वाले भी लोग दे रहे हैं या एसएससी बनडे एग्जाम वाले कोई भी लोग हैं, सब लोग इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सेक्शनल चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू के फॉर्म में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो ओवरऑल उसका डिस्कशन भी रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की चीज़ें से उससे पता चलता है किस टाइप का पैटर्न रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 3 इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अगर आप जो भी लोग चैनल पर नए हैं उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा कोऑपरेट भी करते रहें। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जीएस के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा और मैं यहाँ पे सारी जीएस पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें किसी भी देखिए आप किसी भी एग्जाम के लिए रहेगा, वो सबके लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल के पद की होती है न्यूनतम आयुर्ता क्या होनी चाहिए? वो आपकी है 35 ईयर। कितना रहेगा? 35 ईयर्स। क्योंकि एक जो भारतीय में जो राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया है वो आपका लगभग संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के जो पद के लिए जो भी जितनी पात्रताएं हैं का जो जितनी भी पात्रताओं की आवश्यकता है वो शब्द निर्दिष्ट किया गया। क्या क्या होना चाहिए? अगर इनके पद की कार्यकाल की बात करें तो ये आपका लगभग 5 वर्ष रहता है। ठीक है, और होना क्या क्या चाहिए इसमें कि ये भारत का नागरिक हो। अगर राज्यपाल बनना है आपको, कम से कम 35 वर्ष की उम्र हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या विधायिका का सदस्य ना हो और लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लाभ का पद इन लोगों के लिए थोड़ी चीज़ें कुछ अलग रहती हैं, तो इसको ध्यान देना। ये गवर्नमेंट जॉब और जो भी सरकारी मतलब आप नेता लोग हैं इनके लाभ के पद नहीं होते हैं। ये सरकारी जॉब है आपका तो लाभ का पद है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित हमें बताना है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित होगा आर्टिकल आपका 76 से अटॉर्नी जनरल, जिसको हम भारत का न्यायवादी कहते हैं, तो उनसे ये आपका रिलेटेड है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी ये सलाहकार होते हैं और उच्चतम न्यायालय में ये सरकार का प्रमुख वकील भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये रहते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियत है? आज जो राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति है तो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल में नियत होती है वो बताना है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है 154 के तहत ये राज्यपाल में नियत होती है। किसके तहत? 154 के तहत। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकार को संबोधित करते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य का कार्यकालीय अधिकार होगा। वह इस संविधान के अनुरूप सीधे या उन व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 154, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें यूपी के स्पेशल के बारे में देखना है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? तो आपका वो प्रयागराज है। मैंने ये उसको बताया भी था एक क्वेश्चन में, ये समथिंग ज्योग्राफी में बताया था, क्योंकि ये क्षेत्रफल से ही भी बड़ा है। अब क्षेत्रफल से नहीं, मतलब जनसंख्या के हिसाब से बोलेंगे। और यहाँ पे ये इसमें विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा की सीट से ये प्रयागराज सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। उच्च सदन, और जैसे आपको बताया गया कि जो उच्च सदन होता है वो आपका विधान परिषद हो जाएगी और निम्न सदन आपका विधानसभा हो जाएगी। और बात करें तो ये भारत में सबसे बड़ी विधायिका है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की जब बात है, क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो लगभग आपकी 403 सीटें हैं। कितनी है? 403 सीटें आपकी विधानसभा की। वीएस से लिख देंगे इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में लगभग आपकी जो विधान परिषद की बात करेंगे तो लगभग आपकी 100 सीटें हैं विधान परिषद में। बीपी में आपकी 100 सीटें हो जाएंगी। और अगर हम और बात करें किसकी, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपकी यहाँ पे 80 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? लगभग लोकसभा में आपकी 80 सीट है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आपकी
1 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। 5 में देखते हैं क्या लिखा है। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट है उसमें कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, ये हमें बताना है। तो आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, तो वो आपकी होगी, इसमें से तो ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि जो इनकी SC ST की सीटें हैं वो लगभग आपकी 2 सीटें हैं SC के लिए। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीटें आरक्षित हैं। कितनी है? 86 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 84 सीटें SC के लिए, तो 84 सीटें आपकी SC के लिए और 2 सीटें बची हैं आपकी वो ST के लिए। तो पूछा क्या गया था हमसे कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 2 सीटें आपकी हो जाएंगी ST के लिए। ठीक है। जैसे कि 2017 के चुनाव में विधानसभा में रिजर्व सीटों की संख्या 86 हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार 2 सीटें SC के लिए आरक्षित की गई थी कि दोनों सीटें सोनभद्र जिले से। कहाँ से? सोनभद्र जिले, क्योंकि सोनभद्र जिले में ही हमारी जनजातियाँ यहाँ पे यूपी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो सिंपल से अगर हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है वो सिंपल रूप से किससे, मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, जिला पंचायत का चुनाव। ठीक है। और क्वेश्चन सेकंड इसमें दिया था, ऑप्शन नंबर दिया है सेकंड वाला जो दिया, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं, आप लोग सब लोग जानते हो कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन केवल यहाँ पे एक सही होगा, जिसको हम ऑप्शन केवल A वाला सही लगाएंगे, मतलब A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में देखते हैं क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग, क्या राज्य वित्त आयोग के बारे में देखना है, का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आर्टिकल अगर हम बात करें 280 में के तहत केंद्र के वित्त आयोग की बात की गई। किसके? केंद्र के वित्त आयोग की अगर बात करेंगे, सेंट्रल आर्टिकल आपका 280 की बात करेंगे तो केंद्र के वित्त आयोग की बात करेंगे। इसी के तर्ज पर 1993 में क्या किया गया था, एक आयोग बनाया जाता है, भारत के सभी राज्यों के वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है कि पंचायतों में वित्तीय स्थिति कैसी है, इस हिसाब से इनका समीक्षा है। तो आर्टिकल यहाँ पे 243 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो 243 का आई के अनुसार वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो वित्त आयोग रहेंगे वो राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया था। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जनता के द्वारा होता है। तो मेयर का तो निर्वाचन है जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जनता के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा तो सही है, और पहले का भी देखेंगे तो पहला भी सही है, तो हम ऑप्शन यहाँ डी लगाएंगे, सॉरी डी 1 और 2 दोनों मतलब सी लगाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश जो अधिनियम 1959 में जो बना था उसके द्वारा राज्यपाल एक जो नियमावली बनाते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 साल का होगा। हालांकि 7 राज्यों में जैसे बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर महापौर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस प्रकार नगर निगम की कार्यकारी शक्तियाँ रखते हैं। जो मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों और क्षेत्रों में यह भूमिका काफ़ी हद तक औपचारिक है क्योंकि कार्यकारी शक्तियाँ नगर आयुक्त में होती हैं। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति जनसंख्या निम्नलिखित में किससे कितनी है। मतलब इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, कि यहाँ पे न्यायाधीश कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताना लगभग, तो यहाँ पे 160 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये पहले अंतर्गत आगरा में मतलब इसको बनाया गया था। कहाँ पे? तो आगरा में। फिर उसके बाद इसको 17 मार्च 1866 में स्थापित किया जाता है। उत्तरी पश्चिम प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे?
सर वाल्टर मॉर्गन थे। सन 1859 में से आगरा से इलाहाबाद लाया गया, तो 1869 से यहाँ पे इसको लाया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद। देखिए 1861 में उसको स्थापित किया जाता है, 17 मार्च को, मतलब 1861 के अधिनियम द्वारा इसके मतलब प्रस्ताव रखा जाता है इसको, और 17 मार्च 1866 में इसको बन के तैयार हो जाता है, और 1869 में ये क्या होता है, इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया जाता है। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर, तो कब? 11 मार्च 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया है। न्यायाधीशों की कुल बेंच का प्रयागराज है, मतलब मुख्य बेंच इसकी प्रयागराज, क्योंकि एक जो उसकी उपशाखा भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो प्रशासनिक राजधानी लखनऊ में इसकी एक उपशाखा है। हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच रखता है। सेवा न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 160 है, जो भारत में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये 160 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पे हम देखेंगे 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। तो 1993 की धारा 21 से मतलब अगर इसमें बात करें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 सदस्यीय होती है। कितने सदस्यीय होते हैं? ये 3 सदस्यीय होती है। 2 सदस्य होते हैं, मतलब इस अगर 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे 1+2, मतलब एक अध्यक्ष हो जाएगा आपका और 2 अन्य सदस्य रहेंगे। अब वो जो अन्य सदस्य हैं ये गैर न्यायिक होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त कुछ मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, मतलब जो उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी हाई कोर्ट से कोई अगर जो रिटायर्ड हो जाता है तो वो उसका अध्यक्ष होता है। और राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, इस आयोग का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो वो इसका वो मेंबर भी हो सकता है, इस आयोग का सदस्य बन सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा कुछ 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंधित जो राज्य के राज्यपाल हैं, ये एक 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11 में क्या लिखा है? भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पे? तो भारत के जो सार्वजनिक वित्त है उस पर हमें संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत के संचय निधि से धन की निकासी की जा सकती है, तो देखना है क्या है क्या नहीं है। अनुपूरक अनुवाद और लेखानुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रहता है, तो देखते हैं क्या है इसमें। ऑप्शन सी है, केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे विनिमय से कुछ विधेयक से पारित मतलब नहीं है, क्योंकि विधेयक नहीं लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ पे ऑप्शन 2 कि अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। इसकी बात करें कहाँ पे इसका उल्लेख है आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपका 112 में संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो किससे? वित्तीय विवरण से संबंधित है, जो सरकार को एक वित्त वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के संचय निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इससे धन निकाल सकती है। तो समझ रहे क्या है? पर संविधान के अनुच्छेद 114 में दिया गया है कि अगर सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इससे धन निकाल सकती है। मतलब सरकार को भी पहले अनुमोदन करना पड़ेगा। इस तरह अनुपूरक अनुमोदन और लेखानुदान के द्वारा भी सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। तो क्या बताया कि जो अनुपूरक अनुदान हो या लेखानुदान हो, दोनों पर सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रहता है, बिना संसद की अनुमति के कुछ भी नहीं निकल सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे केवल दिया गया था आपका सेकंड, अनुपूरक अनुदान वाला। सॉरी, इसमें दोनों थे ना। हाँ, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद भी भारत की संचय निधि से धन की निकासी। हाँ ओके, इसमें दोनों हो जाएगा। 11 का सी, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। 12 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना। 3 स्टेटमेंट दिए गए, क्या उससे रिलेटेड हैं या नहीं है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की प्रारंभ, ठीक है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत हुई थी। नहीं, यहाँ पे मुसलमानों के बारे में इसमें तो बात नहीं की गई कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हो। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार हस्तांतरण हुआ था। ये सही है कि केंद्र द्वारा विधायक प्रांतों को, तो एक और हमारा 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं में प्रांतों से केंद्र के प्रशासन का सीमांकन, केंद्र सूची और प्रांतीय सूची का आवंटन, प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, इंग्लैंड में भारत सरकार के लिए उच्चायुक्त के कार्यकाल की स्थापना के साथ केंद्र की विधान परिषद में द्विसदनीय आदि विशेषताएं रहीं। सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में जनक लॉर्ड मिंटो थे। इसके परिणामस्वरूप 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसने अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, जो 1909 के द्वारा जिसके जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इनको ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहा जाता है सांप्रदायिक का, तो ये थे उस टाइम पे। तो 1909 के थ्रू ये वाला आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इसमें से दी गई किस अधिनियम पर आधारित है? मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ वो किसके आधार पर किया गया? तो ऑप्शन यहाँ आपका सी हो जाएगा। सी में लिखा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है, जिसका पालन भारत के संविधान में भी किया गया। ठीक है, नियमों में और विनियमों का मसौदा भारतीय संविधान के भाग 10 के तहत किया गया और उन्हें अनुच्छेद 245 से 255 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, उसका क्या उद्देश्य होता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखते हैं 14 का आपने दिया है कि ऑप्शन ए, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कोई चर्चा का मामला है, उस पर बहस करने के लिए अनुमति दे देना। सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, वो भी किससे रिलेटेड हो? आपका सार्वजनिक महत्व से। तो भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देता है। ठीक है। संसद के किसी सदन द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिए कि उसका समूचे देश पर और देश की सुरक्षा पर को प्रभाव पड़ता हो। मतलब समझ रहे, जनहित के बारे में तो देश हित के बारे में वही होता है। मतलब सभा के अपने सामान्य कार्य को रोककर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक है। ये आपका हो जाता है स्थगन प्रस्ताव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश हित के बारे में कोई बात हो, सार्वजनिक जगह के बारे में बात हो, तो सारी चीज़ों को छोड़ के पहले संसद में इस पर ही चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। 15 में देखते हैं क्या है। 15 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में नेत्र राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। तो हमें डीपीएसपी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो उस पर देखना है क्या सही है क्या पे नहीं। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। नहीं, डीपीएसपी में तो ऐसा नहीं कहा गया कि भारत के नागरिकों के लिए हम एक नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। नहीं, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायतों के बारे में मोस्टली क्या है, यहाँ पे लोकलिटी के बारे में देखते हैं, कैसे छोटी चीज़ों को, एक ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गई, इन सब के बारे में फोकस किया गया। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो समझ रहे हैं ना, आपके लोअर जो भी है आपके विलेजेस एरियाज़ हैं उन सब पे ध्यान दिया गया। तो ग्राम जो आपके रूरल एरियाज़ होते हैं, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना इनका काम है। और आपका
ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 वाला सही हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट। संविधान में निर्देशित सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है, हालांकि सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अब वो 3 कौन से हैं? जैसे आपका समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया और उदारवादी। ठीक है, सोशलिज्म एंड आपके गांधीजिज्म एंड उदारता मतलब लिबर्टीज। तो ये आपके दिया गया। तो अब जैसे गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो वे उनकी जो विचारधाराएं थी, जैसे वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा की गई पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व करते थे, इस टाइप के। गांधी के सपनों से रिलेटेड क्या चीज़ें थी कि गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी के जो भी ड्रीम्स थे वो कि यूनिटी बनी रहे पाकिस्तान, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो उसी के रिलेटेड। तो गांधी जी को सपनों को पूरा करने के लिए उनके वो सोचते थे कि गांव के लोग को गांव में ही रोजगार मिल जाए, इस टाइप के। उनके कुछ विचारों को निर्देशित सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया, जिनमें आपकी ग्राम पंचायत को संगठित करना, ये गांधी जी की विचारधारा है। स्वायत्त कामकाज, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों को पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये गांधी जी की विचारधारा थी। तो आपके ये सामाजिक भी हो जाएंगे। वो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में क्या लिखा है? लोकसभा के लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसके ऑप्शन भी दिखने चाहिए। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखते हैं, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये तो नहीं, देखो राष्ट्रपति की पर्याप्त मान्यता भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष बनना है तो उसकी बात ही अलग है। और अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित है। सिंपल सा ऑप्शन केवल आपका सी सही है, सॉरी तीसरा सही है। तीसरे का मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, केवल 3 ही सही है, केवल 3 वाला मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि वह अपना जो इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को देता है और ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं लिखी है जैसे कि राष्ट्रपति के प्रसाद परंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका वहाँ पे जो चुनाव के सदस्य हैं तो ऐसा कोई नहीं है, वो पहले से ही रहते हैं। तो थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों से किया जाता है, जितनी जल्दी हो सके उसके पहली बैठक के बाद। ठीक है, आम चुनाव के बाद संसद में निचले सदन की पहली बैठक में लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। जब भी अध्यक्ष का पद खाली होता है तो लोकसभा रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक के पद पर बने रहते हैं। वह अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उसके इस्तीफे का लोकसभा अध्यक्ष को संबंधित होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है और भारत की संसद के निचले सदन का पीठासीन होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। 17 में क्या है? 17 में लिखा कि भारत एक गणतंत्र है का अर्थ बताना। मैं चलिए, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, जनता क्यों करेगी, सभी मामले में तो नहीं होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। हाँ, संसदीय तो शासन प्रणाली है, लेकिन हमें अर्थ बताना है गणतंत्र का केवल। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ भी है, लेकिन हमें बताना क्या है कि गणतंत्र का। भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। देखो स्टेटमेंट तो इसे यहाँ पे मोस्टली सही दिए हैं, लेकिन क्या है, हमें केवल इस पे फोकस करना है कि गणतंत्र शब्द पे। तो गणतंत्र का अर्थ बताना है। तो गणतंत्र का अर्थ भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है कि राजा का बेटा राजा चलाया है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी के लड़के कोई, तो फिलहाल तो उनकी तो बच्चे ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। तो ये आपका 17 का, जिसको हम मतलब गणतंत्र को मतलब रिपब्लिक शब्द से फिर जोड़ा गया। ठीक है, जैसे भारत में लोकतंत्र गणराज्य को अपनाया गया, तो उस टाइप से ऐसी चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सफल निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये सफल हुए थे? तो 18 का आपका क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा, बंगाल से। ठीक है, कहाँ से? बंगाल से। अम्बेडकर संविधान सभा में पहली बार बंगाल से चुने गए और देश के विभाजन के बाद वे M.R. जयकर के स्थान पर बॉम्बे से चुने गए थे। कहाँ से? बॉम्बे से। मतलब देखो, पहले ये बंगाल से चुने गए, लेकिन जब जैसे ही विभाजन हो गया उसके बाद ये
जयकर के, MR जयकर के थे, उनके स्थान से फिर चुनाव लड़ते हैं तो बॉम्बे से चुने जाते हैं। जिस स्थान से अम्बेडकर विधानसभा के लिए चुने गए थे वह स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक है, पहले के जो बंगाल की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो परिसीमन आयोग बताना है क्या है। परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन जहाँ भी चुनाव होता है कि सीमाओं या सीमाओं का निर्धारण करने के लिए वो चुनाव का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में कितने जगह कहाँ तक ये एरिया लगेगा, और आपका कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2011 की जनगणना के परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया। हाँ, 2011 में परिसीमन, 2001 में जो परिसीमन आयोग बना था उसी का जो जनगणना हुई थी परिसीमन अधिनियम 2002 के इसी के प्रावधान के तौर पे ये चल रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं परिसीमन आयोग कब कब बने, क्या है इसके विशेषताएं। तो ऑप्शन यहाँ पे तो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। ओके, मतलब 1 और 2 दोनों। परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जो देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना जो भी बताया वो सारी चीज़ें सही है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन कई बार किया गया, मतलब 4 बार किया गया मोस्टली। तो हम देखेंगे तो वो 4 बार कौन कौन से हैं। एक आपका किया गया था 1952 में, 1952 में जब परिसीमन आयोग अधिनियम बना था, और इसके तहत मतलब 1952 में ही परिसीमन आयोग अधिनियम बना, 1952 के तहत इसको लागू किया गया। फिर 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, जो 1962 में परिसीमन आयोग बना था, 1963 में इसको लागू किया गया था। तो हम 1963 देखेंगे यहाँ पे, 62-63 दोनों कर सकते हैं। फिर आपका 1973, तो 1972 में बना और आपका 1973 में लागू। तो ये ध्यान देना है कि वहीं पे आसपास रहते हैं, 1-2 साल ऐसे 62 यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ 52 ही था। 2002 में परिसीमन अधिनियम जो 2002 के ही नियम के तहत 2002 में फिर से आपका लागू किया गया था। तो ये आपके 4 बार आए, 52, 63, 72 या 73 जो भी रहे ऐसे ही रहेगा, और आपका 2002। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है क्या सही है क्या नहीं है। तो सूची 1 को सूची 2 से अनुच्छेद दिए गए हैं उसको मैच करना है। तो लिखा है केंद्रीय वित्त आयोग, तो सिंपल सा आपको ये तो बिल्कुल से सभी को रटा ही रहता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का किस में वर्णन किया गया, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, है ना, 280 आर्टिकल में। लोक सेवा पहले हाँ यही देख लेते हैं, जो जी जिससे लगे वो उनको देख लेते हैं। तो 1 किस में है, तो देखो ऑप्शन 1 हमारा एलिमिनेट हो गया, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो देखते हैं ए वाला नहीं होगा। लोक सेवा समिति की बात करेंगे तो लोक सेवा समिति आर्टिकल किस में कहा गया है, ये आपका लोक सेवा समिति आपका आर्टिकल 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अनुच्छेद 266 हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखक की बात कर लेते पहले, ये जी है कि नियंत्रण एक महालेखक जो सी है, सी का आपका हो जाएगा 4 मतलब 148, जो पता ही है क्योंकि अभी हम लोग पीछे देख चुके थे। तो हमें देखना है कि पहले ए और सी का 4, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से हम इसको मैच कर देते हैं कि आपका डी का वो तीसरा हो जाएगा। तो डी का तीसरा आर्टिकल 338। तो केंद्रीय वित्त आयोग 280, लोक सेवा समिति आपका हो जाएगा, कौन सा बचा है, सामने ही है वो तो है 266 2। ओके, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक तो अनुच्छेद 148, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338। तो ये इसमें विस्तारित दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है। तो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा सही है वो बताना हमें। तो लिखा है कि हमारी समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, हमारी जो समग्र संस्कृति है उसको समृद्ध विरासत को क्या करना है, विरासत को संरक्षित करना है। देखते हैं ये है कि नहीं। फिर कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, तो जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बचाना। वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना, ठीक है। चौथा है व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल सी होगा, सी में मतलब 1 3 4 मतलब देखो कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय से बचाना,
नहीं, सामाजिक न्याय से बचाएंगे क्यों? क्योंकि तुम कॉपरेट करेंगे, न्याय मिले उन्हें, तो ये तो गलत हो गया था। और आपके केवल ये है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना सही है, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावनाओं को विकसित करना बिल्कुल सही, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। 21 का ये आपका हो गया। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, थोड़े से अच्छे वर्ड हैं उसमें, जैसे 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो देखते हैं 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 के माध्यम से हमारे संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने? 51 आर्टिकल 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ये तत्कालीन जो यूएसएसआर मतलब हम यूएसएसआर वर्तमान रूस की बात करेंगे, वहाँ से लिए गए थे। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में पहले कितनी थी? 10 थी, तो बाद में इसमें एक जोड़ा गया, वो भी 86 के संविधान संशोधन से, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86, ठीक है, इससे जो इसको जोड़ा गया। तो ये कितने हो गए? फिर 11 हो गए, जो वर्तमान में आर्टिकल 51A के तहत दिखाए जाते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। मौलिक कर्तव्यों की प्रक्रिया में ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब ठीक है, तो आपको परिवर्तनीय भी नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। हम बात करते हैं 22 के। क्या है 22 में? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देना, सुमेलित नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम अनुसूची में राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, सिंपल सा। प्रथम अनुसूची जो देगी राज्यों को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। और तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। हाँ, ये भी सही, शपथ और जो प्रतिज्ञान के प्रारूप है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासियों क्षेत्रों के प्रशासन से, नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान की अनुसूची कुल जो 12 अनुसूचियाँ हैं उससे अभी बताएंगे। अच्छा, 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को आयुक्ता से संबंधित प्रावधान है। हाँ, तो ये भी सही है। तो 22 का अगर यहाँ पे देखा जा रहा है तो सी निकलेगा, क्योंकि लिखा है कि भारतीय संविधान की अगर मोस्टली कुल हम अनुसूची की बात करेंगे तो 12 है। और 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचियों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो 5वीं में क्या है? SC ST के बारे में दिया गया। क्या है आपका? SC और ST इसके बारे में है कि इसका जो आपकी अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हमें। 6ठी अनुसूची में हम अगर बात करेंगे तो असम, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी 6ठी में है, 5वीं में नहीं। कौन सी में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। और ये 10वां तो आपका डी वाला सही था। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। 23 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मतलब DPSP की फिर से बात आ गई। तो नीचे निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि यह जो सिद्धांत सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। देखते हैं, इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो अदालत द्वारा कह रहे हैं लागू नहीं किया जा सकते हैं, तो सही है, क्योंकि सही बताना तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सिंपल से राज्य के DPSP की बात करेंगे तो ये सही है। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। चलिए, हम बीच में आपको लाइक और शेयर के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप लोग केवल लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से करते रहना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही फोकस करता हूँ कि जब पढ़ा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो आप लोग अपने से ही सोच के इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। 24 में दिया गया है, अच्छा इसका बता दिए थे ना हमने, कौन सा था? 23 का सी था, सी हो गया था, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? अरे भैया, ये तो बच्चा बता देगा ना। हाँ, ये ऊपर भी एक ऑप्शन ऐसा दिया गया जिससे आप कंफ्यूज होना। भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, भारत के संविधान का जो गार्जियन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट रहता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता बोल सकते हैं इसको, या संरक्षक बोल सकते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट है। भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। इसके पास मूल अपीली और सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ, ढेर सारी शक्तियाँ, कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम पावर। 25
25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की? अरे भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ भी ये आपकी कानपुर हो या वाराणसी हो पूर्व आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और भी हमें देखना रहेगा कहाँ कहाँ पे लागू हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च 2021 से ये सारी चीज़ें लागू हो गई। तो यूपी की राजधानी लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में ये देखो, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया और आपका नोएडा हो गया। तो ये 4 जगह तो एक ही डेट पे मार्च 2021 से ही लागू हुई थी, कमिश्नर सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। यूपी के बड़े शहरों में अपराध और अपराधियों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण वाराणसी और सूबे की औद्योगिक नगरी होने के कारण कानपुर में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन सरकार द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में समय में उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 महानगरों में ये पुलिसिंग सिस्टम है। कितने में? 7 में। ये ध्यान देना में, तो वो 7 कौन कौन से, ये ध्यान देना। आपका गाजियाबाद हो गया जी से, फिर आपका आगरा हो गया ए से, फिर आपका प्रयागराज हो गया पी से, अब इलाहाबाद नहीं देखना, पी देखना। एल लखनऊ हो गया, और अभी कानपुर बताया तो 4-5 हो गए। फिर आपका वाराणसी एंड आपका एन से नोएडा। ओके, तो ये आपके 7 हैं जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला जाए? भैया कमांडो स्कूल खोला जा रहा है, तो ये आपका अनौरा लखनऊ में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? लखनऊ। अब इसके बारे में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ओयूपी का करंट का क्वेश्चन है। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, जबकि अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसर कल्ली मोहनलालगंज लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया। तो देखिए अंतिम रूप से अगर इसको स्थापित किया जाएगा तो कल्ली जगह है, मोहनलालगंज लखनऊ के आसपास है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 27 में लिखा निम्नलिखित में से जैन तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो कौन से जैन तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? तो जैन तीर्थकर के बारे में देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो आपके ऋषभ देव जी थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और ये सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव जी थे। शायद अन्य तीर्थकरों का जन्म इसी पवित्र अयोध्या में हुआ था, और भी 4 लोग थे जिनका भी हुआ था। इन 24 तीर्थकरों में से 22 इच्छुक वंश थे। तीर्थकरों में प्रथम ऋषभदेव, फिर दूसरे अजितनाथ, चौथे अमेंद्रनाथ, 5वें सुमितनाथ एवं 14वें तीर्थकर अनंतनाथ थे। प्रथम तीर्थकर की जन्मभूमि पर 8 एकड़ में विस्तृत यह विशाल मंदिर है। तो आपके हो जाएंगे यहाँ ऋषभदेव थे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन से कथन सुमिलित नहीं है हमें बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? 28 का ध्यान देना, सुमिलित नहीं पे। तो कौन सा नहीं है? राजकीय पुष्प पलाश सही है, राजकीय पक्षी क्रौंच सही है। ओके, राजकीय पशु बारहसिंगा सही है, और यहाँ पे राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है भैया, राजकीय वृक्ष अशोक होगा। क्या होगा? अशोक होगा, तो पीपल नहीं है आपका। और राज्य पुष्प की बात करें, फलासिया, डाक या टेसू कहते हैं इसको। ठीक है, राज्य पक्षी सारस या क्रौंच, राज्य मछली मोय या चीतल। मोय नहीं करना, मोय या चीतल, ये राज मछली है। और राज्य पशु बारहसिंगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 होता है। 29 की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? फिर से वही में सुमिलित नहीं है बताना। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। बिल्कुल सही बात है भैया, नेपाल ही है जो बिना वीजा के हम लोग आराम से मुँह उठा के चले जाएं, घुमाएंगे। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश, क्या सॉरी एक मिनट, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, तो वो उत्तर प्रदेश से जो टच कर रहा है और उसकी सबसे छोटी सीमा है वो आपका हिमाचल प्रदेश सही है। तो 1-2 सॉरी। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा ललितपुर, ये भी सबको पता ही है। चौथा ये होगा गलत जब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य लगा है वो आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। ओके, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जैसे आपके हिमाचल प्रदेश और भी देखते हैं, एचपी हो गया। ठीक है,
फिर आपका HR हरियाणा हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर MP हो गया आपका, ओके, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद आपका बिहार है, बिहार के बाद आपका यूके उत्तराखंड, ये सब आपके स्पर्श करते हैं। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली भी इसको टच करता है, ये भी ध्यान देना। इसकी सीमाएं प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध से लगी हुई हैं। किसकी? दिल्ली के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध से। वही सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, सर्वाधिक प्रदेशों को ये टच करता है। अब सोनभद्र किस किस को करता है? ये आपको लगभग 4 राज्यों को करता है, मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, झारखंड को करता है, बिहार को करता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत हमें बताना है, वो ऑप्शन ए 0.6% है यहाँ पे, कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उनके हिसाब से इनको बताया गया था, आपका 0.4% इनकी संख्या है। अनुच्छेद 342 में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जनजातियाँ उल्लेखित हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा है। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित, देखिए कोई पॉलिटी और ज्योग्राफी है, आप कुछ भी है, उत्तर प्रदेश की कुछ पेपर हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में भी उत्तर प्रदेश से कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले थे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं है पे हमें ध्यान देना है। तो 31 का आपका लिखा है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला तो श्रावस्ती, ये तो सिंपल सा पता ही है, नगरीय जनसंख्या वाला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, देखिए ऊपर पूछा था न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम घनत्व जिसका ललितपुर में, इधर उधर दूर दूर बसे। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है, गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा यहाँ पे आपका जौनपुर होगा। क्या होगा? जौनपुर होगा। तो ये गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में, जो प्रति 1000 पर कितने? प्रति 1000 पर मतलब 1018 लड़कियां हैं, तो ये लिंगानुपात होता है, समझ लो। ठीक है। आजमगढ़ की ऐसी बात करें, आजमगढ़ में 1017 प्रति 1000 पर 1017, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देवरिया में आपके 1000 पे 13, मतलब 1013 है पर 1000 पे वो काउंट होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 लिखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह के बारे में बताना है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच। ये सबको पता ही होगा क्योंकि करंट में क्वेश्चन बहुत उस टाइम पूछा गया था। तो वन महोत्सव, जिसका अर्थ पेड़ों के त्यौहार, भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 1950 से यह भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह के मनाया जाता है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1950 से ये चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 33, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, सही है या गलत नहीं है? ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मूल मतलब अगर इनकी बात करें तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बात करते थे, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं कि नहीं। इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जाँच के लिए नियुक्त किया गया था। सही तो लग रहा है ना, अभी जस्ट बात की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक थी। तो सही है, यहाँ पे दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2, मतलब ऑप्शन सी। क्योंकि जो बलवंत राय मेहता जी हैं उन्होंने जनवरी 1957 में, बोल सकते हैं 16 जनवरी 1957 में इस समिति का जो इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति गठन की थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। ठीक है। अब इनको भारत सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया था कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके आप ये विस्तारित करें क्या चीज़ें हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ, कौन सा पश्चिम भाग मेरठ को पूर्वी भाग, अब देखो पश्चिमी भाग मेरठ होगा, पूर्वी भाग क्या होगा, प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया और ये बहुत पूछा जाएगा आपका, देख लेना। तो ये पूर्वी भारत, पश्चिम भाग आपका मेरठ, पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ते हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे, कौन से गंगा एक्सप्रेसवे में से योजना लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इनके बीच में कौन सा जिला आता है वो हमें बताना है, तो वो आपका शाहजहांपुर है। गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरती है। अब एक आध नहीं है, 12 है। पहला तो आपका मेरठ ही हो जाएगा, फिर आपके बाद हापुड़ हो जाएगा, फिर आपके बाद आपका बुलंदशहर हो जाएगा, ओके, बुलंदशहर के बाद आपका अमरोहा हो जाएगा, अमरोहा के बाद आपका संभल हो जाएगा, संभल के बाद शाहजहांपुर हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया। तो ये ढेर सारे ज़िले हैं, लगभग 12 ज़िले हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, तो लास्ट में आपका प्रयागराज है। तो 594 कितना 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। राजनीतिक दृष्टि से एक्सप्रेस वे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्रेस वे से यूपी के पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र को आपस में जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर सेंड करने के लिए, ले जाने लाने, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम रहेगा वो बेटर रहता। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्या 35 में लिखा है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था। तो 1934 में पूछ रहा है किसके द्वारा सामने रखा गया था कि भारत के जो संविधान सभा का विचार। तो 35 में आपका दिया है CMN राय के द्वारा रखा गया था। पता ही आप लोगों को कि 1934 में MN राय द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान निर्माण के साथ साथ एक अंतरिम सरकार गठित करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई। संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन डे का समय लग गया था। सभा ने मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया था। इसी सभा ने क्या किया था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को इसको सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। तो 36 में, क्योंकि आज हम 35 से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, मेरा कोशिश है कि ये 2 या 3 पार्ट में पूरा इसको कर लें, 4 पार्ट तक नहीं ले जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष स्वीकार की थी। तो हम बताना है कि ये मांग स्वीकार कब की थी ब्रिटिश सरकार ने। 36 का आपका बी हो जाएगा 1940 में, क्योंकि जो 1935 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन जो नेशनल कांग्रेस का आधिकारिक रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी ना, उसी टाइम पे तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत में संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब अंग्रेज लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर क्या होगा, वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को आपको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं हम लोग, और इसी के तौर पे इसको 1940 में स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। 37 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, हमें ये बताना है। तो आपके सभी निर्वाचित, सभी नामांकित, आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित, हाँ दोनों थे, कोई भी निर्वाचित नहीं था ना नामांकित था। तो कुछ निर्वाचित, कुछ आपके नामांकित थे। तो कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशासित योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव दिया गया था। प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा चुने गए रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत सदस्य संविधान सभा में शामिल। तो जो प्रांतों से जो शासकों, जो मंडलों से जो विधानमंडलों द्वारा चुने गए कुछ मनोनीत सदस्य भी थे। इस वजह से आपका निर्वाचित और आंशिक दोनों हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में क्या दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। घटना दी गई, स्वीकार करने की तिथि दी गई है, कब कौन सा क्या हुआ था। लिखा है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब इसको स्वीकृति दी गई थी बताना है। राष्ट्रीय ध्वज की डेट बतानी है, राष्ट्रगान की डेट बतानी है, और राष्ट्रीय गीत की बात। तो आप कोई भी जो याद आए वो उसको पहले कर लेते हैं। तो हम सीधा सी बात करते हैं कि राष्ट्रगान देखो सबको मोस्टली याद होता है। तो राष्ट्रीय गान क्या था, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति इसको दी गई थी। तो हम देखेंगे जहाँ पे सी का पहला होगा, तो सी का पहला तो हमें यही दिख रहा है, ए में ही, तो ए से ही मैच कर लेते हैं। और ए का आपका चौथा हो जाएगा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई थी मई 1949 में, मतलब आज़ादी के बाद।
बी का तीसरा राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 राष्ट्र, और आपका डी का दूसरा राष्ट्रीय गीत आपका 24 जनवरी 1950। 24 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों की सेम डेट है, 24 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था ये आपका, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 38 था, तो ये 38 को ये सारी चीज़ें हो गई। थर्टी 39 देखते हैं। 39 में लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, फिर से वही स्वीकार करने की तिथि और दोनों चीज़ें घटनाएं बताई गई। तो थोड़ा इसको छोटा करते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ें दिखाई दें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चुनाव तिथि, तो इनकी चुनाव तिथि बतानी है क्या थी। ठीक है, तो चुनाव तिथि इनकी क्या थी, अपडेट दी गई तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बकाया ईयर के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। कहीं ना कहीं एक का जो होगा जो 1950 के टाइम पे, ठीक है, चुनाव वाला पहले तो इनको चुन दिया, ऐसे ही बना दिया गया सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो आपका यही है ए। चौबीस जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब शुरू हुआ था, तो अंतिम सत्र के बारे में बताना है, तो आपका ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950, मतलब क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी इसका सही है। और आपका ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और आपका ये इधर आ जाएगा, संविधान के प्रथम प्रारूप की प्रकाशन तिथि थी तो फरवरी 1948। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन नए आए हैं, जैसे संविधान का प्रारूप की प्रकाशन तिथि, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को सभी सभा की बैठक हुई, इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। 40 में क्या, फिर से हमें समिति दिया गया और उन समितियों का नेतृत्व किसने किया था उसको मैच करना है, तो मैच करते हैं। संघ शक्तियाँ, संवैधानिक और राज्य समिति, प्रांतीय समिति, संविधान समिति, प्रारूप समिति। तो हम यहाँ से देख लेते, प्रारूप समिति हमें जो दिया गया है सी का, जो कौन थे, अम्बेडकर जी होंगे, तो सी का दूसरा जहाँ भी दिया गया वो देख लो, सी का दूसरा, सी का सी, ऑप्शन इज सी इज़ राइट। बकाया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब मैच कर लेते हैं सब। जैसे दिया गया संघ शक्तियाँ और संवैधानिक राज्य और समिति, तो ये चौथा होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो आपका ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सरदार पटेल। और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। प्रक्रिया एवं संचालन समिति के नियम, तो आपके कौन बचा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर थोड़ा सा और भी देखना है कि और भी जो समितियां थी उनके बारे में देखते हैं, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। नियम समिति, संचालन समिति, परामर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति तथा राज्य समिति, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। झंडा समिति JB कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S बारदाचार्यार। और मूल अधिकार उप समिति, तो आपके JB कृपलानी जी थे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में क्या दिया गया, यह कथन किसने दिया कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपका ये था गैनविले ऑस्टिन का। ऑस्टिन कहते हैं ये बात। भारतीय संविधान के आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है, तो ये आलोचक थे। आलोचकों में जैसे आरोप लगा कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च जो वर्चस्व था, ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ गैनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी। संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी, तो ये हमें बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस देश से ली गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ई मतलब अमेरिका से ली गई है। कहाँ से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से।
चलिए देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वही प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। तो भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया। वी आर इंडियन पीपुल से इसको शुरू किया जाता है और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ये बहुत आसान है क्योंकि हम कुछ वर्ड ही हैं जो अलग से कीवर्ड रहते हैं, पता चल जाता है। तो यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न लिखा है कि कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया था। ये 3 जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लेकिन आपका प्रभुत्व संपन्न नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी था, पंथनिरपेक्ष था और अखंडता। और कौन नहीं था? ये आपका डी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा कुछ ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। हम अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन को क्या लघु संविधान के रूप में भी देखा जाता है, इसको कहा जाता है। 42 देखते हैं, सॉरी 44। निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? अरे भैया पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। न्याय की बात की गई थी, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो यहाँ पे पूछ देगा समानता का उल्लेख बताना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो 44 का हो जाएगा आपका ये 2 प्रकार की समानता। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचयात्मक कथन है। यह भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करता है और लोगों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देता है। प्रस्तावना देश के सभी लोगों को प्रतिष्ठित और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 1/3 क्वेश्चन करेंगे हम, इसके 3 पार्टों में इसको पूरा करेंगे। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? तो इसको जो वर्ड का तो यूज हुआ है, लेकिन इसकी समझ क्या है? तो लिखा है केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र। तो तीनों लोकतंत्र ना, उपरोक्त सभी, ना तो राजनीतिक अकेला है, ना सामाजिक है, ना आर्थिक है, तीनों संविधान की जो प्रस्तावना उसमें ये सब वर्ड यूज किए गए हैं, तो वो तीनों के लिए। जैसे आपके व्यक्ति मदद पर सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप, तो ये सभी के लिए है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 45 तक मैंने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 46 से आगे का। तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और पॉलिटी के क्वेश्चन थे, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को तो शेयर करें, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश है आपके जीएस के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शनल पहले करा दूंगा, फिर उसके बाद कोशिश रहेगी कि आपको आपके जो